आ गए? हाँ पिताजी, और ये सुलेखा है। किसकी बेटी है? जी, मलखापुर गांव की हूँ। पिताजी का नाम भगवान दास था, वे अब नहीं रहे। वेदांत का चेहरा एक पल के लिए पत्थर जैसा हो जाता है, फिर वो बिना कुछ कहे अंदर चले जाते हैं। वेदांत ने मलखापुर और भगवान दास सुनते ही चेहरा क्यों बदला? चंदनपुर गांव, मध्य प्रदेश के एक पुराने जिले का छोटा सा गांव। खपरेल की छतें और बरगद के नीचे रोज की बैठक। तरुण 3 साल बाद शहर से लौटा है। उसके साथ उसकी नई पत्नी सुलेखा है। काका प्रणाम, कैसे हो? अरे तरुण, आ गया तू? सुना था आएगा, पर यकीन नहीं हो रहा था। और ये काका, ये सुलेखा है, मेरी पत्नी। पिछले महीने शादी हुई। बिरजू काका का चेहरा एक पल के लिए अजीब तरीके से बदलता है, जैसे कोई पुरानी याद अचानक आ गई हो। फिर वो मुस्कुराते हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। घर जाओ, सरपंच जी का इंतजार होगा। तरुण ध्यान नहीं देता, पर सुलेखा की नजर काका के बदलते चेहरे पर टिक जाती है। वेदांत चौधरी का घर गांव का सबसे पुराना और बड़ा घर है। पत्थर की दीवारें, आंगन में तुलसी का चबूतरा और एक पुराना कुआं जो अब बंद है। कनकलता आंगन में बैठी है। तरुण और सुलेखा दरवाजे पर आते हैं। माँ, हम आ गए। कनकलता उठती है। तरुण को देखकर उनकी आंखें भर जाती हैं। आ गया मेरा बेटा, 3 साल में एक बाहर आया है। माँ, नौकरी थी, छुट्टी नहीं मिली। और अब देखो, बहू भी लाया। कनकलता की नजर सुलेखा पर पड़ती है। वो एक लंबी नजर से उसे देखती है, सिर से पांव तक। सुलेखा मुस्कुराती है। माँ जी प्रणाम, खुश रहो, अंदर आओ। उसी वक्त वेदांत चौधरी बाहर के कमरे से निकलता है। उनकी आंखें तरुण पर पड़ती हैं, फिर सुलेखा पर। वो रुक जाते हैं। आ गए? हाँ पिताजी, और ये सुलेखा है। किसकी बेटी है? जी, मलखापुर गांव की हूँ। पिताजी का नाम भगवान दास था, वे अब नहीं रहे। वेदांत का चेहरा एक पल के लिए पत्थर जैसा हो जाता है, फिर वो बिना कुछ कहे अंदर चले जाते हैं। वेदांत ने मलखापुर और भगवान दास सुनते ही चेहरा क्यों बदला? सुबह के 9 बज रहे हैं। परमेश खेत के पास खड़ा है। अरे कोई सुनता है या नहीं? यह जमीन हमारे बाप की थी, सरपंच ने कैसे अपने नाम करा ली? गजानन जो वहाँ खड़ा था उसके पास आता है। परमेश भाई, आवाज धीमी रखो, सरपंच के खिलाफ बोलने की सजा होती है यहाँ। मैं डरता नहीं, मुझे पता है 30 साल पहले जो हुआ वो गलत था, और मैं उसे साबित करूँगा। परमेश की बहन ध्रुवी वहाँ आती है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी है। भाई, ये डायरी ये पिताजी की है। इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। क्या है इसमें? पिताजी ने लिखा है, उन्होंने वो जमीन वेदांत को नहीं दी थी, उन्होंने तो बेच दी, और एक इंसान को जिसका नाम था भगवान दास। परमेश की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। भगवान दास, यह नाम तो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ जुड़ने लगता है, पर धागा अभी टूटा हुआ है। कुछ दिन बीत गए। गांव के एक कोने में मालती ताई का घर था। सुलेखा वहां पानी मांगने आई। मालती ताई उसे ध्यान से देखती हैं। बेटा, तुम कहाँ की हो? मलखापुर गांव से, पर पिताजी नहीं रहे। माँ भी छोटेपन में चली गई थी। भगवान दास की बेटी? आपने नाम कैसे लिया? मैंने तो नहीं बताया था। मालती ताई चुप हो जाती है, फिर एक लंबी सांस लेती हैं। बेटी, तुम्हारे पिता को मैं जानती थी, बहुत अच्छे आदमी थे, पर उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और वो जुल्म इसी गांव में हुआ था। कैसा जुल्म? वो जमीन तुम्हारे पिता की थी, और वो रात सब बदल गया था। मैं गवाह थी, पर मैं डर गई थी, आज तक बोली नहीं। सुलेखा वहां से चली गई, ये सोचते सोचते कि मालती ताई किस रात की बात कर रही हैं और वेदांत का इससे क्या रिश्ता है। रात के 11 बज रहे हैं। घर सोया हुआ है। कनकलता घर में बैठी है। उनके सामने एक पुराना लकड़ी का बक्सा है। वो उसे खोलती है। अंदर एक चिट्ठी है। 30 साल पहले की रात।
कनकलता तब 27 साल की थी। वेदांत उस वक्त सरपंच नहीं, बस एक महत्वाकांक्षी नौजवान था। भगवान दास उस गांव के पास वाली जमीन का मालिक। रात के 2 बजे वेदांत और उसका एक साथी चुपके से भगवान दास के घर जाते हैं। कनकलता खिड़की से देख रही थी। भगवान दास, ये कागज पर दस्तखत कर दो, यह जमीन हमें चाहिए, तुम्हें इसकी क्या जरूरत? नहीं, यह मेरी बाप दादा की जमीन है, मैं नहीं दूंगा। कुछ मुठभेड़ हुई, भगवान दास गिरता है और दस्तखत नहीं करता। वेदांत के साथी कागजात उठा लेते हैं। भगवान दास को धमकी देकर गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। कनकलता सब देखती है, डर जाती है। वो एक नवजात बच्चे की माँ है, तरुण की माँ। 23 साल से ये बोझ ढोया है और अब इसी भगवान दास की बेटी मेरी बहू बनकर आई। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस चिट्ठी में क्या लिखा है और क्या वेदांत को पता है कि उनकी बहू कौन है? अगली दोपहर चौपाल में बिरजू काका परमेश को बुलाते हैं। ध्रुवी भी है। सुलेखा इत्तेफाक से उधर से गुजर रही है। परमेश बेटा, तुम्हारे पिता की डायरी तुमने देखी है, पर पूरी बात मुझे पता है। तो बताइए काका, क्या हुआ था? उस रात वेदांत ने भगवान दास को गांव छोड़ने पर मजबूर किया था। जबरदस्ती नकली कागजात बनवाए। तुम्हारे पिता ने विरोध किया था, उन्हें धमकी मिली, वो डर गए और रात में ही चले गए। सुलेखा की सांस जाती है, वो पीछे रुक जाती है। उसने सुन लिया। और भगवान दास वो बाद में कहाँ गए? मलकापुर। वहाँ उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। एक बेटी हुई, पर गरीबी में जिंदगी गुजरी और कुछ साल पहले चल बसे। तरुण बाहर से आता है, उसे गजानन मिलता है। तरुण भाई, एक बात बताओ, कल रात मैंने देखा सरपंच जी बहुत देर तक बाहर खड़े थे। वो किसी को फोन कर रहे थे, कह रहे थे उसे पता नहीं चलना चाहिए। किसकी बात कर रहे थे? किसे? सुलेखा को? पर क्यों? तरुण को अब शक होता है। वो पिता से मिलने जाता है। रात के 8 बज रहे हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई। तरुण सीधे पिता के सामने है। पिताजी, मुझे सब पता चल गया, भगवान दास के बारे में, जमीन के बारे में, उस रात के बारे में। वेदांत एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। क्या? किसने बताया तुम्हें? वो बात नहीं पिताजी, बात यह है कि सुलेखा भगवान दास की बेटी है, जिसके साथ आपने जुल्म किया। उसकी बेटी आपकी बहू है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह भाग्य का लिखा है। मुझे पता था। जब उसने मलकापुर और भगवान दास का नाम लिया तभी पहचाना। उसकी आंखें उसके पिता जैसी है। तो आप चुप क्यों रहे? क्योंकि मैं डरा हुआ था। 30 साल से डरा हुआ हूँ। जो मैंने किया वो गलत था, मैं जानता हूँ। कनकलता अंदर आती है। उसके पास वो चिट्ठी थी। दरवाजे पर सुलेखा आकर खड़ी होती है। उसके पीछे परमेश, ध्रुवी, बिरजू काका और मालती ताई भी आ जाते हैं। बेटी, ये चिट्ठी तुम्हारे पिता ने लिखी थी। वो गांव छोड़ने से पहले मुझे दे गए थे। उन्हें पता था कि मैंने सब देखा है। उन्होंने लिखा था, जो मेरे साथ हुआ उसे कभी ना भूलना, और अगर कभी मेरी बेटी से मिलो तो उसे बताना कि उसका बाप किसी से डर कर नहीं, बल्कि अपनी बेटी की सलामती के लिए गया था। पिताजी, आपने यही सोचा था? मैं सारी जिंदगी यही समझती रही कि आप हमें छोड़कर चले गए, पर आप हमें बचाने के लिए गए थे। 30 साल या बोझ, सरपंच बना, इज्जत मिली, घर बड़ा हुआ, पर रात को नींद नहीं आती थी कभी कभी। वेदांत, मैं तेरा दोस्त था। मैंने तुझे उस रात रोकने की कोशिश की थी, पर तू नहीं माना। आज वो दिन आ गया जो मुझे पता था आएगा। बेटी, तुम्हारे पिता ने कहा था, भाग्य अपना हिसाब खुद करता है। आज देखो, उन्हीं की बेटी उसी घर में आई जहां उनके साथ जुल्म हुआ। एक लंबी चुप्पी के बाद सुलेखा अपने ससुर वेदांत के सामने आती है। पिताजी, मैं आपसे नफरत करने नहीं आई। मैं यहाँ तरुण के साथ आई हूँ, पर जो हुआ वो गलत था। अब जो सही है वो होना चाहिए। परमेश, वो जमीन वापस होगी। जो कागजात है कल पटवारी के सामने दूंगा। पिताजी, देर से ही सही,
पर भाग्य को कोई धोखा नहीं दे सकता बेटा। कनकलता सुलेखा के पास आती है। तुम्हारे पिता अच्छे इंसान थे और तुम उनकी सबसे अच्छी यादगार हो। मुझे माफ करना बेटी। बिरजू काका और मालती ताई चुपचाप देखते हैं। उनकी आंखों में 30 साल की थकान और राहत दोनों है। एक हफ्ते बाद वेदांत ने अपना सरपंच पद छोड़ दिया। गांव में एक अजीब सी शांति उतर आई। वो शांति जो सच बोलने के बाद आती है और जिंदगी में पहली बार सच्ची तरह से माफी मांगने पर आता है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो बोया है वो काटना पड़ेगा, चाहे 1 साल लगे या फिर 30 साल।